चिराग पासवान ने दिल्ली में आज मीटिंग तलब की है। चिराग पासवान ने नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलाई है। पशुपति पारस ने एलजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव मजलिस तहलील की है और चिराग की बुलाई गई मीटिंग गैर मुनासिब उन्होंने बताई है। पशुपति कुमार पारस का यह कहना है कि जो नई मीटिंग बुलाई गई है वो गैर मुनासिब होगी। दरअसल एलजेपी की नई नेशनल एग्जीक्यूटिव का भी ऐलान पारस कर चुके हैं। तो आज चिराग पासवान पर सभी की निगाहें मरकूज होंगी कि वो इस मीटिंग में क्या बातें रखते हैं और ये जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें क्या फैसले लिए जाते हैं। तो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का असल वारिस कौन होगा, ये जानना सभी के लिए बेहद जरूरी है। और इस वक्त जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। तो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का असल वारिस कौन है, इसको लेकर चाचा और भतीजे की लड़ाई जारी है। रामविलास पासवान के बेटे और भाई आमने सामने हैं। भतीजा चिराग पासवान हार मानने को तैयार नहीं है और पशुपति पारस ने खुद को नया कौमी सदर बताकर चिराग पासवान के फैसलों को गैर आईनी करार दिया है। तो उधर चिराग पासवान भी अपने चाचा पशुपति पारस के दावे को खारिज कर रहे हैं। अब तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग हो गया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गया हूँ, विरोध हुआ हूँ, किसी का विरोध नहीं हुआ। तो उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है पूरी तरीके से कि इस तमाम जानकारी जो आज उनके समक्ष रखी गई है इसके आधार पर वो इसको पुनः इसको देखेंगे। जिसके द्वारा भी जो बैठकें बुलाई जाएगी वो संवैधानिक नहीं होगा, वो असंवैधानिक होगा। कि जो न्याय संगत होगा, जो सही होगा, अध्यक्ष जी उसी का साथ देंगे। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, उनके भाई की, बेटे की, ये लड़ाई अभी बाकी है। चिराग पासवान हार मानने को तैयार नहीं। कल देर शाम उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और एलजेपी के आइन का हवाला देते हुए लोकसभा में पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का लीडर बनाए जाने के फैसले को गैर आईनी बता दिया। चिराग पासवान अपने चाचा और उनके साथियों को दल बदल कानून के तहत घेर तो नहीं सकते, लेकिन साख की लड़ाई में वो हथियार भी नहीं डालेंगे, ये भी तय है। पशुपति पारस ने एलजेपी की पुरानी कमेटी को भंग कर 8 लोगों की नई कमेटी बनाई है, जो फिलहाल पार्टी की जानिब से फैसले लेगी। तो वहीं चिराग पासवान ने भी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर चाचा के नहले पर दहला दे मारा है। कई राजनीतिक दलों में सांसद विधायक आते जाते हैं, हर 5 साल के बाद उनकी संख्या बढ़ती कम होती है, पर जो संगठन के लोग होते हैं वही पार्टी को चलाने में, आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होती है। और इसीलिए कल मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई है। जाहिर है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग चिराग पासवान के लिए शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं। अपनी ताकत दिखाकर वो चाचा पशुपति पारस को ये बता देना चाहते हैं कि वालिद की पार्टी से बेटे को निकाल पाना इतना आसान भी नहीं है। और जो हमारी कार्यकारिणी है उसमें 90% लोग कल उस बैठक में मौजूद होंगे। फिजिकली अधिकांश लोग मौजूद होंगे और कुछ लोग जहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है उनके लिए संभव नहीं है आना, वो लोग जूम के माध्यम से जुड़ेंगे। तो कल उस बैठक में भी तमाम इस तरीके के प्रस्तावों को और ये पूरे घटना चक्र को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष भी हम लोग रखेंगे। और उससे पूर्व में ये जानकारी मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी को देना ज़रूरी था ताकि आने वाले समय में वो सही निर्णय लें। दोनों जानिब से दांव चले जा रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ पार्टी में टूट की नहीं बल्कि ये वर्चस्व की जंग है। असली एलजेपी किसकी, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन एक फैसला अवाम की अदालत में होना है और वो वोटर्स ही तय करेंगे कि एलजेपी चाहे किसी की हो, रामविलास पासवान के वोटों का असल उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले चिराग ये पैगाम दे देना चाहते हैं कि उनके वालिद की पार्टी में मुखालफिन का कब्जा सियासी साजिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बंगले का बॉस कौन होगा, एलजेपी का वारिस कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और उसको समझने के लिए हम जी मीडिया रिपोर्टर आशिफ इकबाल का रुख कर रहे हैं। उनसे समझते हैं कि बिहार की सियासत में क्या कुछ उथल पुथल मचा हुआ है। आशिफ इकबाल, सबसे पहले एक बड़ा मौजू और बड़ा अहम वाजिब सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त बंगले की इस दौड़ को लेकर कशमकश के हालात है, हर कोई अपना आप को इसका वारिस बता रहा है, लेकिन आज क्या कुछ होने जा रहा है बिहार की सियासत में, जरा तफसील से बताइए हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है चिराग पासवान ने बुलाई है। चिराग पासवान
गुट जो है वो, क्योंकि अब हम लोग को ये कहना पड़ेगा कि चिराग पासवान गुट और पशुपति पारस गुट, ये दो गुट नजर आ रहे हैं। जब तक कि किसी को एक को मान्यता नहीं मिलती, अब कम से कम साफ तौर पे लोगों के बीच में अभी है कि आपको दोनों अलग अलग गुट हैं, गुट में किसको मान्यता मिलती है देखना होगा। लेकिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उन्होंने बुलाई है। शक्ति प्रदर्शन, जैसा कि आपने भी कहा, शक्ति प्रदर्शन का ये रूप है। तो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको ये बताना है कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं। क्योंकि देखिए, आज सबसे जो बड़ी चीज है वो एक ही बात की लड़ाई टिकती है, और जैसा कि हमारी रिपोर्ट में विश्वास था कि रामविलास पासवान का असली वारिस कौन है, रामविलास पासवान के वो 7% वोट का असल हकदार कौन है। रामविलास पासवान ने जो पार्टी को 20 साल में अर्थ से फर्स्ट तक पहुंचाया है, फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचाया है, इस पार्टी का असल सेवनहार कौन होगा। एक बात जो हम लोगों ने अभी तक देखा, सबसे पहली चीज कि आनंद फानंद में, इसलिए हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दबाजी में चीजें हुई। जब 5 सांसदों ने अचानक अपने आप को इकट्ठा किया और एक नेता बना दिया, और नेता को ले जाके लोकसभा स्पीकर को लेटर दे दिया जी, और लोकसभा स्पीकर ने भी, अब वो कितनी सारी चीजों को उन्होंने समझा जाना, ये तो खैर वही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी 24 घंटे के अंदर लेटर इशू कर दिया। जबकि सबको ये लग रहा था कि कम से कम स्पीकर 2-4 दिन का वक्त लेंगे, क्योंकि जल्दीबाजी इसलिए नहीं थी क्योंकि पार्लियामेंट सेशन नहीं था। तो पार्लियामेंट सेशन नहीं था, इसलिए ये इस बात की चुनौती नहीं थी आखिर पार्लियामेंट में किसको कब कहाँ बैठना है, किसको किस तरह से बैठना है। तो इसलिए माना ये जा रहा था कुछ दिनों के बाद पार्लियामेंट स्पीकर उसको अधिकार देंगे या फिर उनका अधिकार को अधिकृत कर देंगे। लेकिन 24 घंटे के अंदर लेटर जारी होता है, तो लेटर के आधार पर ही पशुपति पारस गुट जो है वो बिहार पहुंच जाता है और कहता है कि हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके तमाम लोगों को बाहर कर देंगे। सबसे पहले बाहर करने का काम भी पशुपति पारस ने किया। उन्होंने कहा कि वो स्पीकर से मिल के आए और फैसले का इंतजार भी नहीं किया, और उससे पहले उन्होंने कहा कि चिराग पासवान को हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाते हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह को बनाया जाता है। तब तक मैं आपको बताऊं कि तब तक चिराग पासवान की तरफ से या उनके गुट की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं रिएक्शन किया गया। लेकिन जब लेटर आया स्पीकर की तरफ से, क्योंकि चिराग पासवान भी ये मान के चल रहे थे कि जब तक लेटर नहीं आ जाए, कुछ किसी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ जाए, तो हमें इस बात की रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही लेटर आया उसके बाद आनंद फानंद में उन्होंने मीटिंग की, वर्चुअल मीटिंग किया, कार्यकारिणी की वर्चुअल मीटिंग हुई। उसके बाद फैसला हुआ कि 5 सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, और इस तमाम रास्ता अब कहीं आकर फिर सड़क पर आ गई। सड़क पर पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ पारस और उनके तमाम सहयोगी, लेकिन जब वो लोग पहुंचे तो उनका स्वागत भी हुआ। ये अभी भी लगातार चल रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टेड बात मैं आपको बताऊं कि जो चुनाव आयोग से मिलने की बात थी, तो चुनाव आयोग से मिलने के लिए जहां एक तरफ चिराग पासवान पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ये लोग गए, दूसरी तरफ पारस की तरफ से 2 लोगों को नामित किया गया था, संजय सराफ और विनोद नागर। ये 2 लोग अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, पहले वो इसके साथ थे, तो वो लोग 2 लोग गए थे। तो एक तरफ ये भी एक बड़ा मतलब चुनाव आयोग में जो प्रेजेंस होता है, देखिए आप भी जानते हैं कि हर चीज आज के डेट में प्रेजेंस ही मायने रख रहा है, क्योंकि अब यही देखा जा रहा है कि इसके साथ कौन लोग हैं। तो ये अपने आप में बड़ी चीज है। आज जो होना है, आज का फैसला कहीं ना कहीं से दोनों ही दलों के, दोनों ही पार्टी के लिए, ये कह लें कि दोनों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। मील का पत्थर साबित तब हो पाएगा आसिफ, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जब तक असेंबली जो रुकने पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, उनकी तरफ से क्या दलील दी जाती है। और एक सवाल मैं आखिर में बहुत जल्दी, बहुत कम शब्दों में पूछना चाहूँगा आपसे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान का ये कहना है कि जो 5 सांसद है, ऐसे सांसद हर 5 साल में इधर से उधर जाते रहते हैं, तो किस बिना के ऊपर स्पीकर ने इस फैसले को मंजूर कर लिया? क्या स्पीकर को गलत जानकारी फराहम कराई गई? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर है, बात माफ कीजिए, क्योंकि साफ तौर पे स्पीकर ने अगर ये कह दिया इन लोगों को कि हम इस फैसले का रिव्यू करेंगे, तो रिव्यू तभी होता है जब फैसले पर कोई डाउट होता है, फैसले पर संशय होती है, फैसले पर ये होता है कि अरे अच्छा मुझे ये, क्योंकि चिराग पासवान की इस बात में दम दिखाई देता है। वो कहते हैं कि देखिए लोकसभा स्पीकर, बिल्कुल सही बात है कि उनको संसदीय प्रणाली की बहुत जानकारी है, लेकिन पार्टी के संविधान की जानकारी नहीं है उन्हें। उन्हें सारी पार्टियों के संविधान की जानकारी, और ये भी बहुत लाजमी नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सारी पार्टियां देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी पार्टियों की जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है। तो ये एक ऐसा सवाल था शहबाज, जिसका जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को क्या गलत जानकारी दी गई। कल हमने देखा कि लोकसभा स्पीकर के पास जब चिराग पासवान गए और उनके पार्टी के लोग, तो उन्होंने पूरा जत्था उनको दिया, एक पेपर नहीं दिया बल्कि पेपरों का बंडल दिया। ये इन लोगों ने पूरी जानकारी इकट्ठा की, कई सारे
कानूनविदों की जानकारी ली और उसके बाद फिर कहीं जाके ये वहां पहुंचे। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा यानी अब चीज़ है। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन ये तय करेगा कि आखिर वारिस असली कौन है, और ये तमाम चीजें तय होगी जब वहां से तमाम रिपोर्ट सामने आ जाएगी और शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, मज़ीद अपडेट के लिए आपका।